केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। कईयों ने तो घर और गाड़ी तक लेने की प्लानिंग कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया, तो बता देते हैं कि 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला कैसे तय होता है? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं उठा पाएंगे। बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर को समझना होगा। तो फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक है जिसके जरिए सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो आपकी जो मौजूदा वेतन है उसे नए वेतन में बदलने को फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। अब समझिए ये काम कैसे करता है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था। इससे बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 17,990 तय हुई थी। अब 8वां वेतन आयोग लागू किया गया है, जिसमें कर्मचारी यूनियन और बाकी संगठन फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से 3 के बीच रखने की मांग कर रहे हैं। अगर ये मांग मानी गई तो सैलरी में 180% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग के बाद मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है। वहीं पेंशनर्स के लिए पेंशन 9,000 रुपए मंथली से बढ़कर मिनिमम बेसिक पेंशन 25,740 रुपए मंथली हो सकती है। अब जानिए ये वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए कौन सी पहलुओं पर गौर करता है। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने से पहले वेतन आयोग कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करता है। इसमें महंगाई दर, इकोनॉमी की स्थिति, कर्मचारियों की परफॉर्मेंस और बाजार का वेतन जैसे फैक्टर्स शामिल हैं। बहरहाल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं उठा पाएंगे। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक सिविल सर्विसेज के दायरे में आने वाले वे सभी कर्मचारी वेतन आयोग के दायरे में आते हैं जिन्हें देश के कंसोलिडेटेड फंड से वेतन मिलता है। वहीं पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं। कुछ विशेष कर्मचारी जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी वेतन आयोग के दायरे से बाहर रहते हैं और इनके वेतन और भत्ते अलग नियम और कानून से तय होते हैं। अब जानिए कितने साल के अंतराल पर ये बदलाव किए जाते हैं। आमतौर पर हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। साल 1947 के बाद से 7 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। वेतन आयोग सरकार को सिफारिशें देने से पहले केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श करती है। सरकार कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य सरकारों के स्वामित्व में आने वाली ज्यादातर इकाइयां आयोग की सिफारिशों को लागू करती हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत वित्त वर्ष 2016 और 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब एक नजर डालते हैं सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी पर। अब तक 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले IIM अहमदाबाद ने सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की सैलरी की तुलना की थी। इसमें उसने पाया था कि निचले पायदान पर बैठे सरकारी कर्मचारी की सैलरी निजी क्षेत्र से ज्यादा है। मसलन अगर ड्राइवर की ही बात करें तो इसमें 2 गुने तक का फर्क है। साल 2015 में की गई इस स्टडी के मुताबिक तब सरकारी ड्राइवर का औसत वेतन करीब 18,000 रुपए था, जो तब मार्केट के हिसाब से करीब 2 गुनी थी। लेकिन सरकारी अधिकारियों की सैलरी की बात करें तो इसमें कॉर्पोरेट के मैनेजर बाजी मारते हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से पहले की स्टडी में सरकारी अधिकारी की सैलरी 58,100 से शुरू होती है। जॉइंट सेक्रेटरी की सैलरी 1.82 लाख, सेक्रेटरी की 2.25 लाख और कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी 2.5 लाख थी। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि अगर भत्तों और बंगलों को मिला दे तो ये कई गुना बैठ जाएगी। मसलन कैबिनेट सेक्रेटरी का लुटियंस जोन के बंगले का किराया जाहिर तौर पर उनकी सैलरी से ज्यादा है। ऐसे में भत्तों और सैलरी का जोड़ करे तो सरकारी कर्मचारी ज्यादा मौज में रहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।